हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनसाइड बॉटनी। आज का टॉपिक है इंटरैक्शन अमंग बायोटिक फैक्टर। इकोलॉजी में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। दोनों ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के। आपको पता है एक इकोसिस्टम बिना इन दोनों के इंटरैक्शन के कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो एक दूसरे पे हमेशा ही ये कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट डालते हैं। एबायोटिक फैक्टर जैसे कि आपको पता है लाइट, एयर, टेम्परेचर और सॉइल, बाकी दूसरी चीज़ें। जबकि बायोटिक फैक्टर्स में सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो इंसेक्ट हो, प्लांट हो, ह्यूमन हो, एनिमल हो, कुछ भी। हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बायोटिक फैक्टर्स में रखते हैं। आपको पता है कि अगर ऑर्गेनिजम्स या बायोटिक कम्युनिटी साथ में रह रही हैं तो उनमें कुछ ना कुछ इंटरेक्शंस तो ज़रूर होंगे और वो एक दूसरे को इम्पैक्ट भी करेंगे। ये इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब जो उनके बेनिफिट में हो और नेगेटिव जो उन्हें हार्म करे। तो इन इंटरेक्शंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक अगर विद इन स्पीसीज हमें ये इंटरेक्शन देखने को मिलता है, जबकि इंटर स्पेसिफिक जब दो कम्युनिटीज़ या दो स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। इंटरेक्शन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एनिमल एनिमल्स के बीच में हो या प्लांट प्लांट के बीच में हो। ये एनिमल प्लांट्स के बीच में हो सकता है, ह्यूमन एनिमल के बीच में हो सकता है, प्लांट और ह्यूमन के बीच में, या फिर माइक्रोब्स की हम बात करें तो माइक्रोब्स का भी एनिमल, प्लांट और ह्यूमन से क्या इंटरेक्शन हो सकता है, आज हम इन सब की बात करेंगे। ज़्यादातर साइंटिस्ट ने इंटरेक्शन को ही सिम्बायोसिस माना है और फिर इसको फर्दर डिवाइड किया है पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शंस में, यानी पॉजिटिव सिम्बायोसिस एंड नेगेटिव सिम्बायोसिस, क्योंकि सिम्बायोसिस का मतलब ही होता है लिविंग टुगेदर। जबकि क्लार्क ने इंटरेक्शंस को पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड किया है और उन्होंने पॉजिटिव इंटरेक्शन को ही सिम्बायोसिस कहा है, यानी उनके लिए सिम्बायोसिस पॉजिटिव इंटरेक्शन का सिनोनिम है, जबकि नेगेटिव इंटरेक्शन को उन्होंने एंटागोनिज्म कहा है। जबकि मैकडॉवेल ने ओडम की तरह ही सिम्बायोसिस को सभी तरह के इंटरेक्शन का सिनोनिम माना है और उसके बाद इन्होंने इसको दो भागों में डिवाइड किया है। जिस डिसजंक्टिव सिम्बायोसिस, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म कांस्टेंट कांटेक्ट में नहीं रहता है, जबकि कंजक्टिव में यहाँ डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉन्स्टेंटली एक साथ रह रहे हैं। अब ये इनका साथ फूड या शेल्टर के लिए हो सकता है, तो हम लोग अगर शेल्टर की बात है तो उसको हम सोशल भी कह सकते हैं, फूड की बात है तो इसे हम न्यूट्रिटिव कहेंगे। सोशल कंजक्टिव सिम्बायोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि फूड का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बस ये एक सपोर्ट चाहता है, जैसे सोसाइटी में हम सबको एक दूसरे का सपोर्ट होता है वैसे ही। जबकि न्यूट्रिटिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट फूड की डिमांड होती है, यानी कि जैसे आप लोग ने पैरासाइट्स को देखा है, ये डायरेक्टली फूड अपने होस्ट से सक कर लेते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शंस की। पॉजिटिव इंटरेक्शंस में हमें पढ़ना है म्यूचुअलिज्म, कॉमनसेलिज्म और प्रोटो कॉपरेशन। तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिल जाएंगे। म्यूचुअलिज्म यहाँ जैसा नाम ही बता रहा है, यानी कि जो भी दो पार्टनर हैं उन दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्टनर को ही बेनिफिट मिले। जब हमने पॉजिटिव इंटरेक्शन की बात की तभी हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ बात बेनिफिट की हो रही है। अब म्यूचुअलिज्म में हमने देखा कि यहाँ दोनों ही पार्टनर को फ़ायदा हो रहा है और यहाँ पर मोर और लेस दोनों पार्टनर जो है वो क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं, एक तरह का परमानेंट बॉन्ड बनाते हैं। कह सकते हैं कि ये कांटेक्ट इनका ऑब्लिगेटरी है, यानी कि ये अलग अलग सरवाइव नहीं कर सकते, शायद इनको अलग अलग सरवाइव करने में मुश्किल होगी, इसीलिए इन्होंने एक परमानेंट कांटेक्ट बना रखा है और अब ये लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो पॉपुलेशन के बीच में फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज देखने को मिलता है। जैसे आप लाइकेन की बात करें, ये एक क्लोज और परमानेंट एसोसिएशन है बिटवीन फंगस एंड एल्गी, आप सबको पता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लाइकेन। और इसमें आपको पता है कि ये दोनों पार्टनर्स जब साथ में हैं तो दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है। फंजाई
प्रोवाइड करता है शेल्टर एंड मिनरल, और वहीं उसको बदले में एल्गी प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन। क्योंकि आपको पता है एल्गी क्लोरोफिलस है और वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, जबकि फंजाई नॉन क्लोरोफिलस है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है ऑन एल्गी। लेकिन यहाँ पर दोनों म्यूचुअली एक दूसरे के साथ हैं और दोनों को ही बेनिफिट मिल रहा है। इसी तरह हम देख सकते हैं जैसे पॉलिनेशन, यहाँ बीज, मॉथ्स, बटरफ्लाइज डिफरेंट डिफरेंट प्लांट और उनके फ्लावर्स को विजिट करती हैं। नेक्टर की खोज में वो अपने खाने की तलाश में वहाँ जाती हैं, लेकिन इन टर्न वो क्या कर देती है, प्लांट को पॉलिनेट कर देती है। क्योंकि आपको पता है जैसे ही वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर को विजिट करती है, पॉलन ग्रेन्स उनके स्किन पे, उनके पैरों में कहीं अटैच हो जाते हैं, और जब वो दूसरे प्लांट पे जाते हैं तब वहाँ पर उसको छोड़ देते हैं। इस तरीके से पॉलिनेशन हो जाता है। आपको पता है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन वाले प्लांट में तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है। तरह सीड और फ्रूट के डिस्पर्सल की बात करें तो उसमें भी ये एनिमल, बर्ड्स, ये सब जो एजेंसीज़ हैं ये बहुत हेल्पफुल होती है। और इसी तरह इन दोनों का म्यूचुअलिस्टिक वर्क चलता रहता है। उनको खाना मिल जाता है सीड्स, और बदले में वो थोड़ी बहुत सीड्स इधर उधर बिखेर के प्लांट का भी फ़ायदा कर देते हैं, क्योंकि इसी तरह सीड दूर दूर तक पहुंच जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स की, जो अगेन म्यूचुअलिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। राइजोबियम बैक्टीरियम के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो रूट नोड्यूल्स में रहता है लेग्यूमिनस प्लांट के। और आपको पता है कि इसको यहाँ पर शेल्टर मिल रहा है, और बदले में ये क्या दे रहा है, नाइट्रोजन सप्लाई, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, जिससे प्लांट को एक न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट मिल जाता है। रूट नोड्यूल्स सिर्फ हर्बेशियस प्लांट में ही नहीं बल्कि कुछ ट्रीज़ में भी देखने को मिलते हैं, जैसे एलनस, कैजुराइना, साइकेडेसी फैमिली के भी कुछ मेंबर्स में ऐसा देखने को मिलता है। पोडोकार्पस में भी ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं जो नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं। नेक्स्ट है माइकोराइजा। माइकोराइजा यहाँ पर माइकस और राइजा यानी कि फंजाई जो कि हायर प्लांट्स के रूट्स में पाई जाती हैं, उन्हीं को माइकोराइजा कहते हैं। माइकोराइजा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है ये ऐसे प्लांट्स में पाया जाता है जो मोस्टली हायर एल्टीट्यूड्स पे होते हैं और वहाँ की कंडीशंस बहुत हार्श होती हैं, तो रूट्स में मोस्टली रूट हेयर बहुत ही इल डेवलप्ड होते हैं। ऐसे में अगर इन रूट्स को फंजाई के द्वारा कॉलोनाइज किया जाता है तो इसका एब्जॉर्प्शन सरफेस बढ़ जाता है। इस एब्जॉर्प्शन सरफेस के बढ़ने से वाटर को रिटेंशन में ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो माइकोराइजा दो तरह का हो सकता है, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। ये हमने फंजाई के चैप्टर में बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ाई करी है इसकी, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए तो माइकोराइजा आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जू क्लोरली और जू ज़ैंथली भी हैं। जैसे आपको पता है कुछ ग्रीन और येलो एल्गी हैं जो एनिमल्स के लिविंग टिश्यूज़ के अंदर अपना घर बनाती हैं। ये एनिमल और प्लांट का बहुत अच्छा इंटरेक्शन देखने को मिल सकता है इसमें। यहाँ फोटोसिंथेटिक एल्गी हैं तो ये फोटोसिंथेसिस करके उन्हें फूड प्रोवाइड कर रही हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड दे रही हैं, और बदले में इन्हें क्या मिल रहा है, होस्ट के मेटाबोलाइट से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। इसी तरह एनिमल एनिमल का इंटरेक्शन भी हम देख सकते हैं। जैसे कि टर्माइट के गट में आपको पता है कि एक तरह का प्रोटोजोवन पाया जाता है जिसका काम सेलुलोज को पचाना है, क्योंकि टर्माइट्स वुड पर ही निर्भर करता है, वुड खाता है, लेकिन उसको सेलुलोज डाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो ये डाइजेशन का काम उसके लिए प्रोटोजोआ कर देता है। तो प्रोटोजोआ को रहने की जगह मिल जाती है और टर्माइट्स को फूड डाइजेशन में हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट है कॉमन सेलिज्म। ये भी पॉजिटिव इंटरेक्शन का ही पार्ट है, तो यहाँ भी बेनिफिट होना ही है, लेकिन यहाँ एक पार्टनर को भी बेनिफिट हो सकता है और दोनों को भी हो सकता है। कभी कभी एक पार्टनर बिल्कुल अनअफेक्टेड रह सकता है जबकि एक को बेनिफिट हो रहा है। यहाँ पर कोई फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज नहीं है, यानी कि फूड और न्यूट्रिशन के लिए कोई निर्भर नहीं है एक दूसरे के ऊपर। जैसे आप देख सकते हैं लाइनास वस्कुलर प्लांट्स होते हैं, ये वुडी क्लाइंबर्स होते हैं, मोस्टली ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं।
ऐसी जगह पर हायर प्लांट्स, जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं, उनकी कैनोपी इतनी बड़ी होती है कि सूरज की रोशनी को नीचे तक आने में बहुत मुश्किल होती है। तो वहाँ जो प्लांट नीचे हैं उनको भी फोटोसिंथेसिस करना है तो उनको प्रॉब्लम होती है। इस वजह से ये लाइनास किसी भी ट्री ट्रंक का सहारा लेकर ऊपर की ओर क्लाइम करते हैं, जिससे कि इनको बेहतर सूरज की रोशनी मिल पाए और ये फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर पाए। लेकिन इसमें वो ट्री ट्रंक का कोई हार्म नहीं होता, सिर्फ ये उसको एक सपोर्ट सिस्टम की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं ट्री जो है वो बिल्कुल अनअफेक्टेड है, लेकिन लाइनास को सपोर्ट मिल रहा है तो वो बेनिफिटेड है, लेकिन न्यूट्रिशन के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट के लिए। जैसे टीनोस्पोरा बाहिनिया देखने को मिल सकता है। इपीफाइट्स और इपीजोन की बात करें तो इपीफाइट्स, जैसा नाम बता रहा है कि ये किसी प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, और इसी तरह इपीजोन किसी एनिमल के स्किन के ऊपर ग्रो करना। तो यहाँ पर भी न्यूट्रिशन नहीं डिराइव कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपने प्लांट सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए ये किसी प्लांट या एनिमल की इनको ज़रूरत है। ऑर्किड के प्लांट हम सभी ने देखे हैं और आपको पता है कि इसको जर्मिनेट करने के लिए ट्री ट्रंक की ज़रूरत होती है, और ये ट्री से कोई भी न्यूट्रिशन डिराइव नहीं करते हैं क्योंकि इनके पास एरियल रूट्स भी होती हैं, जिससे ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं ईजिली। इसी तरह लाइकेन, वो भी ट्री ट्रंक्स पे आपको देखने को मिल सकता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो शुरू में तो रूटेड होते हैं सॉइल में, लेकिन बाद में वो कम्प्लीटली एपिफाइट्स बन जाते हैं। तो इनको हम कह सकते हैं कि ये पार्शली एपिफिटिक है। जैसे नेफ्रोलेपिस है, ये शुरू में सॉइल में ग्रो करता है, लेकिन जैसे ही इसे कोई ट्री ट्रंक मिल जाता है तो ये उसके ऊपर अपना राइजोम स्प्रेड कर देता है और सॉइल से कनेक्शन लॉस कर देता है और कम्प्लीटली एपिफिटिक लाइफ जीने लगता है। जबकि सूगा हेट्रोफिला, ये इसका बिल्कुल अपोजिट है। इसका सीड पहले ट्री ट्रंक के ऊपर जर्मिनेट होता है और ये एपिफाइट की तरह ज़िंदगी शुरू करता है, लेकिन जैसे जैसे ये ग्रो करता है और सॉइल तक पहुंचता है तो ये इंडिपेंडेंट लाइफ जीना शुरू कर देता है। इपीजोन्स की बात करें तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो एनिमल सरफेस पे ग्रो कर रहे हैं, जैसे एल्गी आपने देखा है, स्लॉथ के लॉन्ग हेयर्स पे ग्रो कर जाते हैं, ये ग्रीन एल्गी है। और इसी तरह टर्टल के बैक्स पे भी आपने बहुत बड़े बड़े एल्गी देखे होंगे। कुछ टेम्परेरी कॉमेंसलिज्म भी है, जैसे कि बर्ड नेस्ट ऑन ट्री, स्क्वायरल्स, मंकी, ये सब बर्ड ट्री को विजिट करते हैं, ट्री को हार्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका जो रिलेशन है वो कोई परमानेंट नहीं है, आज इस ट्री पे कल उस ट्री पे है, और इसीलिए इसको हम लोग टेम्परेरी कॉमेंसलिज्म कहते हैं। थर्ड है प्रोटो कॉपरेशन। इस एसोसिएशन में जो भी दो ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज साथ में है, उनमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है साथ रहने का। अगर साथ आ गए तो उन्हें फ़ायदा ही होगा, और नहीं आ रहे तो भी कोई बात नहीं है। इसका मतलब इन्हें अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए ज़रूरत नहीं है किसी की। ये अलग अलग भी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे का साथ मिल जाने से इनका कोऑपरेशन जब बढ़ जाता है तो इनकी लाइफ साइकिल थोड़ी सी आसान हो जाती है। जैसे कि एडेम्सिया पैलिडा, जो कि हर्मिट क्रैब के साथ अटैच रहता है, लेकिन अगर इन्हें अलग अलग कर दिया जाए तो एडेम्सिया भी और हर्मिट क्रैब भी दोनों ही अपनी लाइफ साइकिल ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह हम प्लांट वर्ल्ड में अगर देखें तो नोस्टॉक और एनाबिना, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये साइकस की रूट के अंदर पाए जाते हैं, कोरोलॉइड रूट के अंदर, और वहाँ पर ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि नोस्टॉक और एनाबिना इंडिपेंडेंट भी अपनी लाइफ आराम से बेयर कर सकते हैं और अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। वही अगर कोरोलॉइड रूट हटा भी दिया जाए तो भी साइकस भी अपनी लाइफ इजीली कंप्लीट कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे पे इनकी डिपेंडेंसी 100% है, बट येस, अगर थोड़ा साथ मिल जाता है तो इनकी जीवन आसान ज़रूर हो जाता है। नेगेटिव इंटरेक्शन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। Till then, take care. Bye bye.